तीन प्रकार की स्त्रियां जीवन भर पति का साथ निभाती हैं। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय मित्रों, आज आपके लिए हम बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। प्रिय मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छे कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो के अंत तक। तो आइए प्रिय मित्रों, आपका अधिक समय नष्ट न करते हुए देखते हैं इस ज्ञानवर्धक कहानी की ओर। प्रिय मित्रों, काशी के एक गुरुकुल में बहुत सारे विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते थे। उस गुरुकुल के जो आचार्य थे स्वामी सर्वदानंद, वो अपने सभी विद्यार्थियों से बड़ा ही स्नेह रखते थे। उस गुरुकुल में एक वीरसेन नाम का लड़का था जो बड़ा ही रूपवान था। एक दिन की बात है, उसी काशी नगरी के पास एक दूसरे शहर में एक बड़ा ही धनवान सेठ रहता था। उसने ये संकल्प किया था कि मैं 1 लाख असरफियों का दान करूंगा। उसके पास जितने भी ब्राह्मण और दीन दुखी जाते थे वो उन सभी को 1-1 असरफी देता था। ये बात जब उस गुरुकुल के विद्यार्थियों ने सुनी तो उन्होंने भी अपने मन में सोचा कि चलो हम भी सेठ से 1 असरफी ले आएं। उस सेठ से असरफी लेने के लिए सभी विद्यार्थी जाने लगे। तब उनके गुरु आचार्य सर्वदानंद ने अपने उन सभी शिष्यों से कहा कि हे पुत्रों, तुम लोग जा तो रहे हो पर हमारी एक बात ध्यान रखना, अगर रास्ते में तुम्हें श्याम चिरैया मिल जाए तो तुम उसके बाईं ओर से निकल कर जाना। सभी विद्यार्थियों ने कहा ठीक है गुरुजी, हम ऐसा ही करेंगे। अब तो सभी विद्यार्थी उस सेठ के यहाँ असरफी लेने को चल दिए। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक पेड़ पर बैठी हुई श्याम चिरैया दिखाई दी। अब तो सभी विद्यार्थी उस श्याम चिरैया के बाईं ओर से गुजरने लगे तो वो चिरैया उड़ करके उन विद्यार्थियों के बाईं ओर पहुंच गई। अब तो सभी विद्यार्थी उसे दाहिने करके निकलने के लिए दौड़े, लेकिन वो चिरैया उतने ही उनके बाईं ओर उड़ जाती थी। सारे विद्यार्थी तो थक हार कर गुरुकुल वापस लौट गए, लेकिन वीरसेन नाम का वो युवक उस श्याम चिरैया के चक्कर काटता रहा, क्योंकि वो अपने गुरु के वचन का पालन करना चाहता था। इसलिए वह उसे दाएं करने के चक्कर में दौड़ता रहा और वो चिरैया भी इधर से उड़कर उधर बैठती रही। दौड़ते दौड़ते शाम हो गई, लेकिन वो वीरसेन सेठ के पास तो नहीं पहुंच पाया। परंतु उसी शहर के पास जब पहुंचा, रात्रि अधिक हो चुकी थी और उस सेठ का द्वार बंद हो चुका था। तभी वह वीरसेन हारा थका एक दुकान के आगे जाकर सो गया। प्रिय मित्रों, उसी दिन उस शहर के राजा की बेटी का विवाह था। राजकुमारी की बारात आ चुकी थी, पर अचरज की बात ये थी उस बारात में जो दूल्हा था वो एक आंख से काना था। दूल्हे के बाप ने सोचा कहीं ऐसा ना हो मेरे बेटे को एक आंख से काना देखकर कहीं वो राजा अपनी बेटी का विवाह करने से मना ना कर दे, तब तो हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। दूल्हा के पिताजी ने अपने मन में विचार किया कि क्यों ना मैं किसी सुंदर युवक को देखकर और दूल्हे के कपड़े पहनाकर एक रात का दूल्हा बनाकर अपने लड़के के स्थान पर बिठा दिया जाए, और जब राजकुमारी के साथ उसके फेरे पड़ जाएंगे तो उसके बाद उसे कुछ धन देकर विदा कर देंगे और वो राजकुमारी मेरे बेटे के पास रह जाएगी। अपने मन में यही विचार करके उसने मंत्री से कहा कि हे मंत्री, तुम इस शहर में जाओ और किसी सुंदर नौजवान युवक को पकड़कर मेरे पास ले आओ, ताकि वो पैसे लेकर एक रात के लिए दूल्हा बन सके। और पैसे की खातिर तो कोई भी दूल्हा बनने को आसानी से तैयार हो जाएगा। अब वह बारात वाले राजा का मंत्री एक सुंदर नौजवान की तलाश में शहर की ओर निकल पड़ा, लेकिन उसे और कोई तो नहीं मिला। पर एक दुकान के सामने सोता हुआ वह वीरसेन नजर आ गया, जो देखने में बहुत ही सुंदर था। तभी उस मंत्री ने वीरसेन को सोते से जगाया और कहा कि हे लड़के, तुम हमारा एक काम कर दो, उसके बदले में हम तुमको बहुत सारा धन देंगे। तभी वीरसेन कहने लगा कि हे श्रीमान जी, पहले ये बताइए मुझे काम क्या करना है। तभी मंत्री कहता है कि हे सुंदर युवक, तुम्हें सिर्फ एक रात के लिए दूल्हा बनना है और सवेरा होते ही हम तुम्हारी छुट्टी कर देंगे। उस मंत्री की बात सुनकर वीरसेन राजी हो गया और वह मंत्री वीरसेन को अपने साथ लेकर के राजा के पास पहुंचा। प्रिय मित्रों, वीरसेन को देखकर राजा भी बहुत खुश हुआ और अपने मन में सोचने लगा कैसे भी करके रात कट जाए, सुबह हम बात बना ही लेंगे। इस प्रकार प्रिय मित्रों, वीरसेन के लिए दूल्हे के सारे आभूषण और वस्त्र पहना दिए गए और दूल्हा के रूप में अच्छी प्रकार से सजाकर पालकी में बिठा दिया गया। बड़ी ही धूमधाम से बारात चढ़ी। जब वह बारात बेटी वाले के द्वार पर पहुंची
तो राजा ने खुशी में मोहरों की बरसात की। दूल्हा की सुंदरता को देखकर राजा की सभी रानियां व नगर निवासी बहुत ही प्रसन्न थे। बड़ी ही हंसी खुशी के साथ राजकुमारी भाग्यश्री का वीरसेन के साथ विवाह हुआ। जब भामरे पड़ गई और विवाह के सभी कार्य संपन्न हो गए तो राजकुमारी और वीरसेन के लिए चित्रसारी अटारी पे ले जाया गया। उन दोनों ने खूब हंसी ठिठोली की, खूब मनमोहक क्रीड़ाएं की। परंतु प्रिय मित्रों, वो वीरसेन पूरे दिन का भूखा था। उसे बड़ी जोरों से भूख लग रही थी, क्योंकि पूरे दिन तो चिड़िया के चक्कर में इधर उधर भागता रहा, इसलिए वह काफी थक भी चुका था। लेकिन किसी ने उससे भोजन की नहीं पूछी। उसके पेट में भूख के कारण जब भूख को सहन करने की उसके अंदर क्षमता नहीं रहती है, तो वह अपनी एक रात की पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, इस समय भूख मुझे बहुत परेशान कर रही है और भूख के कारण मैं व्याकुल हुआ जा रहा हूँ और ना ही भूख की वजह से मुझसे हंसा बोला जा रहा है। यदि थोड़ा बहुत कुछ खाने को मिल जाए तो तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान हो जाए। तभी राजकुमारी कहती है कि हे प्राण प्रिय, आपने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? यदि आप पहले मुझे बता देते तो मैं तुम्हारे लिए भोजन मंगवा लेती। अब तो रात्रि अधिक होने के कारण भोजन के भंडार भी बंद हो चुके हैं। अब मैं कहां से भोजन की व्यवस्था करूं और कैसे तुम्हारी भूख शांत करूं? तभी वीरसेन बोला कि हे प्रिय, तुम कुछ भी करो, मेरी भूख को शांत करो, मेरी भूख मिटाओ, वरना भूख से मेरे प्राण चले जाएंगे। अपने पति को भूख से अत्यंत व्याकुल देखकर भाग्यश्री बोली कि हे प्राणनाथ, कल चावलों से मेरी माँ ने मेरी गोद भरी थी, वो चावल रखे हुए हैं, मैं उन्हें लेकर अभी आती हूँ और अभी पका देती हूँ। तभी वीरसेन बोला, जो भी उचित हो जल्दी करो, अब भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो प्रिय मित्रों, राजकुमारी ने एक लोटे में वो चावल उबलने को रख दिए, लेकिन वो चावल पकाने के लिए उसके पास सूखी लकड़ी नहीं थी। तो राजकुमारी भाग्यश्री ने अपनी नई साड़ी को फाड़कर उसको जलाकर उसी से चावल पकाए और वीरसेन को खाने को दे दिए। इस प्रकार उसकी भूख शांत हुई। प्रिय श्रोता बंधुओं, इसके बाद वीरसेन रात भर अपनी प्राण प्रिय एक रात की पत्नी के साथ क्रियाएं करता रहा। लेकिन प्रिय दोस्तों, राजकुमारी भाग्यश्री को ये नहीं पता था कि वो जिस पर इतना प्यार लुटा रही है वो उसका एक रात का दूल्हा है और सुबह होते ही वो उसे छोड़कर चला जाएगा। और प्रिय मित्रों, हुआ भी यही। जब रात व्यतीत हो गई, जैसे ही सवेरा हुआ तो वीरसेन राजकुमारी भाग्यश्री को छोड़कर जनवासे में चला गया। वहां पहुंचते ही वर पक्ष के राजा ने दूल्हे वाले वस्त्र उतरवा लिए और 500 असरफियां देकर उसे विदा कर दिया और वह वीरसेन 500 असरफियां लेकर काशी को चला गया। इधर जब प्रिय मित्रों सुबह को जब कुमर कलेवा होना था तो राजा ने अपना काना बेटा एक आंख से पट्टी बांधकर कलेवा करने को भेज दिया। और जब वहां के नर नारियों ने ये देखा कि दूल्हे की एक आंख पर पट्टी बंधी हुई है तो वे अपने मन में सोचने लगे कि अरे, शाम को तो दूल्हे राजा बड़े ही अच्छे लग रहे थे और ठीक थे, अब इनकी आंख में ऐसा क्या हो गया जो एक आंख पर पट्टी बांध ली है, जो एक आंख पर पट्टी बांध ली है। तभी दूल्हा के साथ वालों ने बात बनाते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, दूल्हे राजा की एक आंख दुखने लगी है इसलिए आंख पर पट्टी बांध दी है। प्रिय मित्रों, उधर जब राजकुमारी ने देखा तो उसको पहचान गई और अपने मन में सोचने लगी कि ये वो दूल्हा नहीं है जिससे उसका विवाह हुआ था, मुझे तो इसमें कोई छल मालूम पड़ रहा है। तभी राजकुमारी ने तुरंत ही अपने माता पिता को बुलाकर उन्हें सारी बात बताई कि हे पिताजी, जिस दूल्हा के साथ मेरी 7 भामरे पड़ी थी, जो पूरी रात मेरे साथ रहा था, ये वो दूल्हा नहीं है। ये जरूर ही बारात वालों की कोई चाल है, क्योंकि वो राजकुमार तो पूरी रात मेरे साथ रहा, मैंने उसे भली भांति देखा था, वो बड़ा ही सुंदर था। ये तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। अपनी बेटी की परेशानी को समझते हुए राजा ने उस काने राजकुमार की आंख से वो पट्टी खुलवा दी। देखने पर पता चला कि वो तो एक आंख से काना है। ये सब देखकर राजा का खून खौल उठा। उसने दूल्हा को कड़ी फटकार लगाई और फटकार कर उस काने दूल्हे को वहां से भगा दिया और कहा कि तुम लोग इसी वक्त मेरे शहर से बाहर निकल जाओ, अन्यथा मैं कुछ भी कर बैठूंगा। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, या फिर उस दूल्हे को लेकर आओ जिसके साथ मेरी बेटी का विवाह हुआ है। प्रिय मित्रों, ये बात सुनकर के पूरी बारात में हलचल मच गई। तभी दूल्हे का पिता सोचने लगा, अब उस लड़के को मैं कहां से लाऊं, मुझे तो उसका पता भी नहीं मालूम है, वो तो एक अनजान मुसाफिर था। इस प्रकार लाचार होकर और अपने काने बेटे को साथ में लेकर अपने नगर को वापस लौट गया। उधर भाग्यश्री के माता पिता को बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, हर माँ बाप का एक सपना होता है कि बेटी को अपनी चौखट से हंसी खुशी से विदा करे, लेकिन आज उस राजा का सपना अधूरा रह गया। तभी बेटी ने समझाया कि हे पिताजी, आप बिल्कुल भी दुख ना करो, माँ बाप तो जन्म के साथी होते हैं, कर्म के नहीं। यदि मेरी किस्मत में सुख लिखा है तो विधाता को मुझे देना ही पड़ेगा, और यदि मेरी किस्मत में दुख है
तो वो तो मुझे झेलना ही है। प्रिय मित्रों, अपनी बेटी की ऐसी करुण भरी बातें सुनकर राजा ने तुरंत ही सिपाहियों को बुलवाया और उस नौजवान को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में भेज दिए, पर कहीं भी उस दूल्हे का पता नहीं चला। तभी राजकुमारी भाग्यश्री ने कहा कि हे पिताजी, इस प्रकार खोज करवाने से मेरा पति आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। तुम आसपास के शहरों में जगह जगह पत्र लिखवा कर टंगवा दो और इस बात की घोषणा करवा दो कि यदि कोई हमारी राजकुमारी के सवाल का जवाब दे देगा तो उसे 1 लाख असर्पियां भेंट स्वरूप दी जाएंगी। प्रिय मित्रों, अपनी बेटी की बात सुनकर राजा ने बिल्कुल वैसा ही किया। सभी शहर के चौराहों पर लिखवा कर पत्र टंगवा दिए और ये घोषणा करवा दी कि जो कोई भी विद्वान हमारी बेटी के प्रश्नों का जवाब देगा उसको 1 लाख सोने की असर्पियां पुरस्कार स्वरूप भेंट दी जाएंगी। अब तो प्रिय मित्रों, राजा की घोषणा सुनकर एक से एक विद्वान राजा के दरबार में आने लगे। राजकुमारी उन सबसे एक ही प्रश्न पूछती थी, ब्याह भव भामर पड़ी आनंद भयो अपार, जब भूख लगी भरतार को तब साड़ी दरी उतार। अर्थात जब विवाह हुआ तब पति पत्नी रात व्यतीत कर रहे थे और जब आधी रात को पति को भूख लगी तब रानी ने अपनी साड़ी उतार दी। अब बताओ आगे क्या हुआ। प्रिय दोस्तों, राजकुमारी के इस सवाल का कोई भी विद्वान जवाब नहीं दे पाया। इस प्रकार धीरे धीरे काफी समय बीत गया पर वीरसेन का कोई भी अता पता नहीं मिला। एक दिन जब उसी नौजवान ने उस शर्त के बारे में सुना कि राजा की कन्या एक सवाल पूछती है और उस सवाल के जवाब देने वाले को 1 लाख मोहरे इनाम स्वरूप दी जाएंगी। वीरसेन गुरुकुल का विद्यार्थी था, पढ़ने लिखने में अत्यंत निपुण था। 1 लाख असर्पियों के लोभ में वह उसी शहर में चला गया। वो ये नहीं जानता था कि राजकुमारी उस दिन उस काने दूल्हा के साथ विवाह होने के बाद ससुराल नहीं गई है। वो तो यही सोचता था कि उस दिन विवाह तो हो ही गया था और राजकुमारी विदा होकर उस काने दूल्हे के साथ चली गई होगी। प्रिय दोस्तों, जब वीरसेन राजकुमारी भाग्यश्री के प्रश्न का जवाब देने राज्यसभा में पहुंचा तो राजकुमारी ने अपने पिता के सम्मुख बैठकर उससे वही प्रश्न किया कि हे नौजवान, तुम ये बताओ, एक बार एक राजकुमारी की बारात आई, उसमें जो दूल्हा था वह बहुत सुंदर था। बड़े ही राजी खुशी से उसके साथ राजकुमारी का विवाह हुआ और रात्रि में दूल्हा दुल्हन दोनों एक साथ सोए और रात्रि में दूल्हा को बहुत जोर से भूख लगी तो राजकुमारी ने अपनी गोद भराई के चावल अपने पति को खाने को दिए। बताइए वो चावल राजकुमारी ने किस प्रकार पकाए थे। तभी वीरसेन कहता है कि हे राजकुमारी, तुम आधी अधूरी कहानी क्यों सुनाती हो, पूरी कहानी तुम्हें मैं सुनाता हूँ। एक लड़का था जो काशी के गुरुकुल में पढ़ता था। एक असर्पी पाने की लालसा लिए वह एक सेठ के घर पर आया, परंतु रात्रि बहुत हो चुकी थी और उस सेठ का दरवाजा बंद हो चुका था। पूरे दिन का हारा थका वह एक दुकान के सामने बने चबूतरे पर सो गया और रात्रि में एक काने दूल्हे की बारात आई। उन्होंने उस सोते हुए नौजवान को उठा लिया और 500 असर्पियों का लालच देकर उसे मजदूरी पर अपने साथ ले गए और उसे दूल्हे के कपड़े पहनाकर सजाया संवारा और फिर उसके बाद उसका बड़ी ही धूमधाम से विवाह हुआ। और विवाह होने के उपरांत रात्रि में उसे राजकुमारी के साथ चित्रासारी अटारी पर भेज दिया गया और वह दूल्हा राजकुमारी के साथ सो गया। आधी रात के समय जब उसे भूख लगी तब राजकुमारी ने अपनी गोद भराई के चावल एक लोटे में रखकर और अपनी साड़ी को जलाकर उन चावलों को पकाकर उस नौजवान को खाने को दिए। तब तक प्रभात हो चुका था, अर्थात सुबह हो गई और वह किराए का दूल्हा राजकुमारी को सोता हुआ छोड़कर जनवासे में चला गया और जनवासे में पहुंचकर दूल्हे वाले कपड़े उतारकर और इनाम की 500 असर्पियां लेकर वहां से अपने नगर को चला गया। अब तुम ही बताओ, इसमें उस बेचारे की क्या गलती है, वो तो भाड़े का दूल्हा था। प्रिय दर्शक बंधुओं, वीरसेन की बातें सुनकर राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, कि हो ना हो यही विद्वान मेरा पति है। यदि ये मेरा पति नहीं होता तो उस रात की पूरी घटना इसे याद नहीं होती, क्योंकि ये सारी बातें हम दोनों के बीच ही घटित हुई थी। प्रिय मित्रों, राजा ने वीरसेन की खूब खातिरदारी की और उसे आधे राज्य का स्वामी बना दिया और वीरसेन राजा बनकर अपनी पत्नी के साथ वहीं रहने लगा। बड़े ही आनंद से उसके दिन बीतने लगे। प्रिय मित्रों, कहानी का तात्पर्य ये है कि स्त्री के अंदर ये 3 आदतें बहुत अच्छी होती हैं। नंबर 1, अगर स्त्री किसी पर रीझ जाए अर्थात उस पर आसक्त हो जाए, फिर चाहे वह कैसा भी हो, गरीब से गरीब क्यों ना हो, कुरूप से कुरूप क्यों ना हो, उसे भी सैर से स्वीकार कर लेती है, राजा को ठुकरा सकती है और गरीब को अपना लेती है। नंबर 2, स्त्री यदि कुलीन है तो उसको तुम कितना भी बड़ा लालच क्यों ना दो, कितना भी बड़ा धनी हो, कितना भी बड़ा रूपवान हो, तो भी वो उसकी ओर नहीं देखती,
चाहे कितने भी कामी पुरुष उस पर अपना जाल फेंकें, लेकिन वो किसी के भी जाल के फंदे में नहीं फंसती है। इस संसार में अच्छी स्त्रियां भी हैं और बुरी भी। अच्छी स्त्रियों से ही धर्म कायम है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे। पुरुषों में भी अच्छे बुरे लोग होते हैं और नारियों में भी। जो अच्छे होते हैं उनकी प्रशंसा होती है और जो बुरे होते हैं उनकी सदैव निंदा ही होती है। ये 3 प्रकार की स्त्रियां जीवन भर पुरुष का कभी भी साथ नहीं छोड़ती हैं। प्रिय दर्शक बंधु, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें अवश्य ही बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।